कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 की मैथ, जिसमें क्या चल रहा था, निर्देशांक ज्यामिति। हम लोग की प्रश्नावली 7.2 हो चुकी थी। आज हम लोग पढ़ना चालू करेंगे प्रश्नावली 7.3 और इसका भाग क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहला वाला हमने पढ़ा था दूरी सूत्र निकाला था, दूसरा हमने पढ़ा विभाजन सूत्र निकालना, और अब हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। आप लोग बचपन में ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप लोग तत्काल बता देंगे कि सर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कितना होता है। आप कहेंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, और ये आपको पता है ऊंचाई मतलब सम्मुख भुजा से डाला गया लंब। ये आपने बचपन में पढ़ रखा, तो आप ये तुरंत बता सकते सर ये होता है। लेकिन अब हम कहेंगे अगर किसी भी त्रिभुज के 3 निर्देशांक दिए जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो त्रिभुज है इसको भी दिखाया जा सकता है ग्राफ पे। अगर ग्राफ पे दिखाया जाएगा तो इस पॉइंट के भी निर्देशांक हो सकते हैं, इसके भी हो सकते हैं, इसके भी हो सकते हैं। हम कहते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये x3 है और ये y3। और फिर कह दिया जाए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, तो अब आपके दिमाग की बत्ती गुल होगी, सर ये कैसे निकाला जाएगा। तो इसमें समस्या है क्योंकि हमने अभी ये नहीं पढ़ा। तो आज हम ऐसा ही इसको पढ़ना सीखेंगे कि कैसे आता है। चूंकि मैं बता दूं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो कितना होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कब, जब त्रिभुज के तीनों निर्देशांक दिए जाएं तब कितना होगा। तो ये आपको याद होना चाहिए 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। उसके बाद फिर प्लस में मैं इसी को आगे बढ़ा के लिखते जा रहा हूँ x3, ये होगा y1 माइनस y2। इस तरीके से ये लिखा जाता है, ठीक है। और ये निकालना अब निकाल सकते हैं क्योंकि मैंने फार्मूला बता दिया। x1 y1 x2 y2 x3 y2 जो भी निर्देशांक दिए गए वो रख देंगे, बटे 1/2 कर देंगे और हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन अब ये फार्मूला आया कहाँ से, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लें कि ये फार्मूला कहाँ से आया और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो हम लोग सबसे पहले यही चालू करते हैं कि हम जो त्रिभुज के निर्देशांक हैं इन्हीं को ग्राफ पे दिखाते हैं कि ग्राफ में ये हैं कहाँ पे, और ग्राफ पे दिखाएंगे और उसके बाद बेसिक तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको ग्राफ पे दिखाता हूँ। आपने ग्राफ बनाना सीख ही लिया कि ग्राफ कैसा होता है। मैं कह दूं ये हमारा एक ग्राफ है जिसमें ये y है, ये y डैश हो जाएगा, इधर x। तो मैं केवल x और y को ही ज्यादा शीर्ष में दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझको ऐसा ही बनाना है। अब मैं कह दूं कि इसमें मैंने 3 पॉइंट ले लिए, ये ऐसे मैंने 3 बिंदु ले लिए। ये हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है। मैं वही नाम दे दूं, क्या दे दूं कि ये a है, ये b है, ये c है, ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2, और इसका मैंने नामकरण दे दिया x3 y। अब हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमको नहीं पता, लेकिन ये जो निर्देशांक दिए हैं इनको देख के आपको एक मन में तुरंत ख्याल आता होगा कि ये निर्देशांक सर ये दिखाता है कि ये वाला पॉइंट मतलब x अक्ष पे, हम अगर इस b की बात करें तो ये x अक्ष पे यहाँ तक की इसकी दूरी कितनी है, x2 है, अर्थात ये वाली दूरी इसकी कितनी है, x2 है। ये आप पहले से पढ़ रखे हैं। और y2 इस पॉइंट का निर्देशांक मतलब ये इसकी ऊंचाई कितनी है, y2 है। आप देख के इसको तुरंत बता देंगे ये कितना है, y2 है। फिर आप इस पॉइंट को देखेंगे तब भी आपको एक बात समझ में आती है कि इसकी ऊंचाई वहां तक की तो y1 है टोटल, और ये दूरी x1 है, अर्थात ये नीचे पूरी दूरी कितनी होनी चाहिए, x1 है, आपने पढ़ रखा। अब आप तुरंत कहेंगे सर ये पूरा x1 है और ये x2 है, तो ये कितना बचेगा, x1 माइनस x2 हमारा बचेगा, अगर हम इतनी दूरी की बात करते हैं। अब आपको ये भी बात समझ में आ गई। अब मैंने कहा ठीक है, अब आपने तुरंत इस पे भी परपेंडिकुलर मिलाया, इस पे भी आप तुरंत कह सकते थे कि ये सर x3 दिखा रहा, मतलब ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की हमारी कितनी होगी, x3 होगी, और आपने तुरंत बता दिया कि सर ये x3 है हमारी। आपने फिर देखा कि ये x3 है और ये दूरी x1 है, तो इसका मतलब x3 से x1 घटा देंगे तो ये वाली दूरी बच जाएगी। तो आपने कहा ये x3 से हम x1 घटा दें, तो आपने देखने के बाद ये बता दिया, कोई बात नहीं। अब हम नामकरण दे दें, इनको नाम दिए जाए कि क्या क्या नाम है इनके। तो मैं कह दूं इसका नाम P हो गया, इसका नाम Q हो गया, इसका नाम R हो गया। अब मैं सब कुछ नाम दे चुका हूँ, A B, ये ना पूरे जितने भी आपको नाम देने चाहिए थे वो सारे नाम दे दिया मैंने, P Q R ये भी तीनों नाम दे दिए।
अब ध्यान से देखो, अगर हमको इस त्रिभुज का ही क्षेत्रफल निकालना है तो हम ऐसे नहीं निकाल सकते थे। मैं अगर और दूसरे किसी भी तरीके से निकालना चाहूं तो मुझको एक बात तो समझ में आती कि अगर हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करें, इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर उसमें से ये इतना भाग घटा दें तो हमारा त्रिभुज का ही क्षेत्रफल बचेगा। अर्थात हम ये पूरा क्षेत्रफल निकाल लें और ये पूरा निकालने के बाद उसमें ये वाला घटा दें तो ये हमारा किसका क्षेत्रफल बचेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बचेगा। लेकिन आपको पूरा नहीं निकालना आता है तो आपको दो तरीके हो सकते हैं। आपने बचपन में सीखा था, बचपन में कहने का मतलब हमारा है यहाँ पे आप क्लास 9 में पढ़े थे कि ये ऐसा कि जब भी दो पैरेलल लाइन हो और एक दो उनको असमांतर रेखाएं मिला रही हो तो उनके बीच बनने वाला ये क्षेत्रफल कैसा हो, इसको हम कहते थे समलम। क्या कहते थे, समलम। और इस अगर समलम का तुमको क्षेत्रफल निकालना पड़ जाए तो आपको पता है समलम का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। अगर हम कहते हैं समांतर भुजा ए है और ये बी है तो हम कह सकते थे समांतर भुजाओं का योग a + b इंटू उनके बीच की परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट मतलब ये, अगर हम इससे ये वाली लंबवत मिला दें तो ये वाली हाइट अगर h है तो ये कितनी होगी, h। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो है समलम का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 गुणे a + b गुणे उनके बीच की दूरी। तो बीच की दूरी अगर h है, ठीक है। अब आप कहें ठीक है सर ये तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमको कौन सा समलम है, तो मैं आपको दिखाना चालू करता हूँ कि इसमें समलम है कहाँ आपका। तो आप ध्यान से थोड़ा देखने का प्रयास करिए तो आपको इसमें इसका समलम दिखेगा। देखो कहाँ पे है कि ये हम कह दें, ये देखो 1 2 समांतर रेखाएं, एक समांतर एक समांतर, 1 2 असमांतर हो गई तो हम तुरंत कह सकते हैं कि ये हमारा एक समलम हो गया। फिर हम कह सकते थे कि हमारा दूसरा समलम, हम तुरंत कह सकते हैं कि दूसरा वाला समलम, ये समांतर 2 असमांतर, तो एक समलम हमारा ये हो गया। फिर हमें एक समलम और दिख रहा है हमको, कौन सा, हम कह सकते थे एक ये भी समलम है, एक ये समलम है। तो तीनों के समलम के क्षेत्रफल हम निकाल सकते थे। अच्छा, तीनों निकालने मतलब क्या होगा, हम ये वाला इतना क्षेत्रफल निकालें और ये वाला निकालें, इन दोनों को जोड़ लें तो ये पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। और तीसरे वाले समलम का क्षेत्रफल अगर इससे हम घटा दें तो हमारा केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल बचेगा। बात समझ पाए? तो यहाँ तक कि आपको कोई दिक्कत नहीं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC का जो हमारा क्षेत्रफल है, हम कह सकते थे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि दोनों समलम के क्षेत्रफल का योग कर लें, ये और ये। तो ये समलम हमारा क्या है, नाम दे दें अगर ABPQ, समलम ABPQ का क्षेत्रफल, समलम ABPQ का क्षेत्रफल प्लस कौन सा समलम, समलंब AQRC का क्षेत्रफल, समलंब AQRC का क्षेत्रफल। ठीक है, AQRC का क्षेत्रफल आप देख के तुरंत बता दिए। अब हमको पता है हमने पूरा निकाल लिया है, इसमें से ये वाला घटा दें। फिर हम कह सकते थे माइनस समलंब इसका नाम कुछ भी आप कह सकते हैं, BPRC का क्षेत्रफल, माइनस BPRC। मैं पूरा लिख दूं, समलंब BPRC का। देखो मैं एक चीज और बता दूं, ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा। केवल प्रूफ कहाँ से आया है, क्योंकि आपको अगर प्रूफ करना आता है तो आपको बेसिक समझ में आ जाती सवाल और आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, उसके लिए मैं करा दे रहा हूँ। बाकी आप लोग केवल फार्मूला याद करके लगाना चाहें तब भी आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो समलंब ये हो गया, समलंब BPRC का क्षेत्रफल। अच्छा, अब जो कि समलंब का क्षेत्रफल आपको पता फार्मूला क्या होता है कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। ठीक है, अब हम केवल वैल्यू रखेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आप लोग रख सकते हैं ABPQ, इसका क्षेत्रफल हम कह सकते थे हमारी दो भुजा थी समांतर, एक थी ये PB और एक थी हमारी कौन सी, AQ। तो देखो PB कितनी है, Y2 है, और AQ कितनी है, Y1 है। तो हम 1/2 गुणे उनके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं का योग, तो Y1 और Y2 आपस में जोड़ सकते थे। हम कह सकते हैं Y1 + Y2 इंटू उनकी बीच की दूरी। तो बीच की दूरी इस दोनों समलंब चतुर्भुज के बीच की दूरी कितनी है, ये x1 - x2। ठीक है, मैंने इसको लिख दिया x1 - x2 प्लस 1/2। अगली बार इस वाले का भी
1/2 गुणे समांतर भुजाओं के बीच समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर क्या है, y1 है और इधर वाली क्या है, देखो ये हमारी y3, देखो ये ऊंचाई ना, ये कितनी है y3। तो हम कह सकते थे 1/2 y1 प्लस y3 है ना। उसके बाद इनके बीच की दूरी x3 माइनस x1, x3 माइनस x1, यहाँ तक ही हो गया। अब इसके बाद देखिएगा कि हम कह सकते हैं कि जो समलंब बीपीआरसी 1/2 बीपीआरसी, ध्यान से देखो यहाँ पे बीपीआरसी की अगर हम बात करें तो ये हो गया। इसमें भी समांतर भुजाएं हमारी कौन कौन सी हो गई, हम कह सकते थे यहाँ समांतर भुजाएं y2 प्लस y3 हैं, ये और ये। तो हम कह सकते थे y2 प्लस y3 और गुणे उनके बीच की दूरी। तो उनके बीच की दूरी टोटल कितनी है, ये x3 है। कितनी है, x3 है। अब इनके बीच की जितनी टोटल दूरी हमने लिख दिया x3। तो अब यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक बात याद रखना, ये टोटल दूरी x3 है ना, हमको तो कितनी चाहिए, यहाँ तक की चाहिए समलंब के लिए ना। तो टोटल x3 थी, x3 से ये x2 घटा देंगे तब बचेगा ना ये वाली x3 माइनस x2, क्योंकि हमको इतनी चाहिए। तो x3 माइनस x2, ठीक। ये आपको आसानी समझ में आ गया होगा। अब केवल इसी को सॉल्व करना है। 1/2 1/2 सब में कॉमन है। अगर हम 1/2 बाहर कॉमन ले लें, अंदर की कहानी क्या बचेगी, हम कह सकते हैं कि एक बार x1 से मल्टीप्लाई y1 प्लस y2 का, y1 प्लस y2 का एक बार x1 से होगा, यहाँ भी x1 से ये होगा। ध्यान से थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत डायरेक्ट लिख दें, मैं कैलकुलेशन किए दे रहा हूँ। x1 से करेंगे तो x1 y1 प्लस y2, फिर माइनस x2 y1 प्लस y2 प्लस 1/2, यहाँ भी देखो y1 प्लस y2 का x3 से होगा। तो ये मैंने पूरा 1/2 ले लिया है, तो हम कह सकते हैं y1 प्लस y2 y1 प्लस y3 का x3 से होगा एक बार। फिर हम कह सकते हैं अगली बार माइनस x1 से भी होगा, x1 y1 प्लस y3, ठीक है। उसके बाद एक लाइन और बच रही, मैं मिटा दूं, उधर हमारा कोई काम नहीं रह गया। 1/2 पहले ले लिया था, x3 का y2 प्लस y3 से होगा, x3 का y2 प्लस y3 से। और उसके बाद माइनस, मैं नीचे लिखे दे रहा हूँ, x2 y2 प्लस y3। अच्छा एक चीज हमको कॉमन मिलेगी, वो क्या मिलेगा, यहाँ x1 है, यहाँ x1 है, जहाँ जहाँ x1 है हम x1 कॉमन ले लें। तो 1/2 x1 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा y1 प्लस y2, और इधर क्या बचेगा, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस नहीं लिया ना, माइनस का अंदर गुणा होगा y माइनस y1 माइनस y3, माइनस y1 माइनस y3, ठीक। फिर ये हमारा सॉल्व हो गया, ये टर्म मैंने उठा लिया। अब हमारा ये बचा, एक छोटी सी चूक आपको कैलकुलेशन बढ़ा देती है। तो हम लोग अब माइनस x2 पे कॉमन लेते हैं, तो x2 में पहले प्लस वाला x2 लिया, वहाँ पे क्या है y2 प्लस y3 है, यहाँ पे माइनस अंदर हो जाएगा, माइनस का y1 माइनस का y2, ठीक। तो इस प्रकार फिर प्लस का हम लोग अगली बार देखते हैं x3 कॉमन ले लें यहाँ पे। यहाँ क्या बचा y1 प्लस y2 y1 प्लस y3, और यहाँ पे हमारा क्या है y माइनस का अंदर गुणा करोगे, माइनस का y2 माइनस का y3। अब जो कटे वो आप लोग काट दीजिए। देखो कटेगा क्या, y1 से y1 कटेगा और y2 से y2 कटेगा, और यहाँ पे y3 से y3 कट जाएगा। जो बचे आप लोग उसको लिख दीजिएगा, 1/2 x1, फिर क्या बचेगा y2 माइनस का y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, ये कितना हो जाएगा y1 माइनस y2। ये जो फार्मूला आया है आपको यही ध्यान रखना है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये याद करना। अच्छा याद करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत होती होगी ये फार्मूला, कि सर ये इतना लंबा फार्मूला है, कैसे याद करें कैसे याद करें। जब ये ट्रायंगल का शेप देते हैं तो आप समझ लीजिएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लिखा हुआ है। तो मैं याद करने का तरीका आपका बता दूं, क्योंकि जब भी आप इसको लगाते हैं तो आप ये याद रखिएगा ये चक्रीय क्रम में होता है। किस क्रम में होता है, चक्रीय क्रम में।
तो चक्रीय क्रम की जब बात करते हैं तो हम चक्रीय क्रम मतलब एक सर्किल बना ले। ये फार्मूला किस क्रम में बनाया गया है? एक चक्रीय क्रम में। तो हम कह सकते थे कि ये हमारा x1 है, x1 8, मान लीजिए ट्रायंगल में 8 लोगों को बैठाना है, ये ना x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इस चक्रीय क्रम में है, 8 नहीं 6 ही लोग हैं, तो 6 लोग को बैठा दो। तो ध्यान से देखना, मैं 6 का बना देता हूं, ये ना ये है। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो ध्यान से देखो, इसमें आपको कैसे बैठाना है कि पहले हम लोग लेंगे x1 को, फिर x1 को जब लेंगे तो आपको y1 छोड़ना होगा। y1 क्या करेंगे आप? छोड़ेंगे। तो क्या बचेगा? मैं इसको थोड़ा सा सही से, में गंदा लिख रहा है, मैं इसको थोड़ा साफ लिख देता हूँ। ये किस क्रम का पालन किया जाता है आप लोग उसको देखिएगा, एक बार देख लेंगे तो आपको गलती नहीं होगी कि ये x1 y1 x2 y2 x3 और y3। जब आप x1 को फार्मूले में लेंगे तो देखो त्रिभुज का फार्मूला 1/2। सबसे पहले आप क्या लेंगे? x1 फार्मूले में लेंगे, फिर पहला आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक, साथ वाला छोड़ना है। तो जब इसको छोड़ोगे तो y2 का कौन सा क्रम आएगा? y2 आएगा। फिर y2 से क्या घटेगा? y3 घट जाएगा, ठीक। फिर अगली बार x1 ले चुके थे, अब हम क्या लेंगे? x2 लेंगे। जब हम x2 लेंगे तो हमको साथ वाला छोड़ना है, हम y2 को छोड़ देंगे, फिर क्या लेंगे? y3, और y3 से क्या घटाएंगे? y1 घटाएंगे। फिर अगली बार प्लस x3, क्योंकि हमको तीसरा वाला लेना है x3। जब x3 को लेंगे तो साथ वाला छोड़ेंगे, क्या घटाएंगे? y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। इस चक्रीय क्रम का पालन किया गया, इसलिए मैंने उस तरीके से आपको बता दिया। आप ऐसे याद कर सकते हैं, या एक इसको याद करने का तरीका और है आपका, वो कैसे याद करेंगे? उसमें आप केवल कुछ नहीं करना है, आसान है वो भी। 1/2 क्या करना है? केवल त्रिभुज में आप लिख लेंगे x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई, सब में y माइनस वाई y माइनस वाई। अब इसमें आप लोग लिखेंगे एक त्रिभुज में जब भी लिखेंगे तो क्या होता है? 1 2 3 होता है ना क्रम में। किस क्रम में होता है? 1 2 3 है ना, 1 2 3। मैं इसको बना देता हूं, ये हमारा x y है ना, त्रिभुज का किस क्रम में होता है? 1 2 3। तो देखो किस क्रम में पालन किया जाता है। हम सबसे पहले लगाएंगे 1, अब क्या बचा? 2, ये क्या हो गया? 3। फिर अब हम क्या लगाएंगे? 2, तब क्या हो गया तुम्हारा? उसके बाद 3, फिर क्या हुआ? 1। अब अगली बार हम यहाँ 3 पे आएंगे, 3 लगाएंगे, फिर क्या हुआ? 1, और फिर आया, वही चीज है। लिखने का तरीका ये ऐसे हो गया, बाकी तरीका वैसे ना, वो चक्रीय क्रम कैसे पालन किया गया। तो इस तरीके से आप त्रिभुज के इस फार्मूले को याद कर सकते हैं। केवल आज की फार्मूले क्लास इतनी लंबी आपको लगने लगी होगी, कोई बात नहीं। हम अब इसके बाद जो है क्या चालू करेंगे? पढ़ाना, ठीक है, कैसे जो है सवाल को आगे हल करते हैं, ठीक है। तो जो पहला प्रश्न है मैं उसको लगवा दूंगा, बाकी के उसके जो दूसरे प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। और आज की क्लास में हम लोग ऐसा करते हैं कि ये पर्याप्त, मैं एक सवाल बता दूंगा, बाकी आप लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसके लगभग सवाल आपको सेम मिलेंगे। लिखा हुआ उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। क्या दिया गया है? त्रिभुज के शीर्ष मैं डालता हूं, मैं लिखता हूं त्रिभुज के जो शीर्ष दिए गए हैं 2, 3, 2, 3, फिर कामा -1, -0, और उसके बाद 2, -4। तो यहाँ पे हम लोग देखें x1 y1 x2 y2 x3 y3, और हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमको पता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक। अब यहाँ से देखो केवल वैल्यू रखनी है आपको 1/2। x1 आपका कितना है? तो आप तुरंत देख के बता देंगे। x1 कितना है? 2 है। y2 कितना है? तो y2 आप देख के बोलेंगे 0 है सर। y3 हम कहेंगे तो कहेंगे -4 है, तो माइनस एक बार 2 बार है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर आप x2 को देखेंगे तो आप कहेंगे x2 -1 है, जब ये -1 है। और y3 कितना है? y3 आप देख के कहेंगे सर -4 है। और फिर y1 कितना है? 3 है, घटा देंगे। फिर x3 कितना है आपका? 2 है।
x3 कितना है 2 है, y1 कितना है 3 है और y2 कितना है, y2 आपका 0 है। ठीक है, y2 आपका कितना है 0 है। इसी प्रकार केवल आपको कैलकुलेशन करनी है, इसके अलावा आपको कुछ करना है ही नहीं सवाल में। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये देखना क्या सॉल्व भी करना है ना। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 2 चौको 8 प्लस माइनस देखो 4 3 7, 7 का माइनस 1 से गुणा कराओगे तो प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 2 3 6, तो 7 6 13 और 8 13 8 21/2, मतलब कितना आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसमें दिया गया था, किसी में नहीं दिया गया, तो जो भी केवल आप लोग वर्ग मात्रक लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, वर्ग मात्रक, और यूनिट लगाने से ठीक रहता, थोड़ा ठीक रहता है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे इसी प्रकार। और इसके बाद जो इसका दूसरा वाला है -5 कामा -1, फिर दूसरा बिंदु है 3 कामा -5 और तीसरा 5 कामा 2, और इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और सॉल्व करके जो भी आंसर आए कमेंट बॉक्स में आप लोग उसको जरूर प्रिंट करिए और हम बताएंगे कितना है। ठीक है, फिर दूसरा भी आप आसानी से लगा सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे बनता है। मैं उसको हिंट दे देता हूँ, दूसरा सवाल आप लगाने का प्रयास करिएगा। कि कहा गया कि के का मान ज्ञात कीजिए, तीनों बिंदु समरेखी हों। तो निम्नलिखित में प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, मैं एक सवाल इसका भी करा देता हूँ और आपको लगा के लाना है बाकी वाला ना। तो मैं दूसरा सवाल पढ़ता हूँ, उसको भी एक सवाल करा देते हैं और बाकी उसका भी आप लगा के लाइएगा। तो देखो दूसरे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। अच्छा, कह रहा है कि तीनों बिंदु संरेख हों, कह रहा है 3 पॉइंट हैं और तीनों अगर मान लीजिए ऐसे होते तब तो एक रेखा में नहीं है, एक रेखा में नहीं तो हम कहेंगे ये संरेख नहीं है। और अगर ये संरेख नहीं तो हम इस वाली लाइन को मिला दें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा। हमने कहा ठीक है, अच्छा कम कम करें, इतना कर दें, तब भी हमको पता ये ऐसे बनेगा, तभी त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन ये अगर एक ही रेखा में होते तो हम अगर सीधा मिलाते तो एक सरल रेखा बनती, और जब सरल रेखा बनती तो त्रिभुज बनता ही ना, त्रिभुज ना बनता तो सरल रेखा का क्षेत्रफल कितना होता है 0। ठीक है, कितना होता है 0। तो हम कह सकते हैं अगर त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख हैं तो इसका मतलब ये होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा 0 आएगा। ठीक, हम लोग दूसरे तरीके से लगाते थे, वो क्या होता था कि अगर तीनों बिंदु संरेख होते थे हम नाम देते थे कि ए है, बी है, सी है। अगर संरेख है तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होता था। ये आप लोग पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। और ये अन्य किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनमें ए बी और बी सी को जोड़ने पर ए सी नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि त्रिभुज कब बनेगा, जब त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा हो। बराबर हो ही नहीं सकता, बराबर होगा तो सरल रेखा बन जाएगा और उससे कम होगा तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, छोटा पड़ जाएगा। ठीक, तो ये याद रखेंगे। तो इस तरीके से लगाते थे, अब ये हमको नहीं करना। अब इस बार क्या करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रख देंगे। तो जो मैं इस सवाल को पढ़ता हूँ इसमें लगाता हूँ, केवल मुझको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रखना है 0। कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए जिनके तीनों बिंदु संरेखी हैं, और तीनों बिंदु क्या दे दिया गया है, निर्देशांक दिया गया है 7, -2 है, और दूसरा इसका बिंदु दिया गया है 5, 1 है, दूसरा कितना है 5, 1 है, और तीसरा इसका दिया गया है 3, k। अच्छा, ये कह रहा संरेख में इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 होगा। तो मैं कह सकता हूँ 1/2 फार्मूला लिखा हुआ आपका x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अच्छा, ये अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कितना रखेंगे 0 रखेंगे। ठीक, तो याद रखना हम यहाँ पे 0 रख देंगे, x1 y1 x2 y2 x3 और y3 1/2। और x1 यहाँ से आप देख के तुरंत बताएंगे सर x1 7 है हमारा, x1 7 है, और y1 y2 कितना है, y2 1 है, और y3 कितना है 1। फिर प्लस x2 हमारा कितना है 5 है, y3 कितना है, y3 हमारा k है। ठीक है, y3 कितना है k है, और y1 कितना है, y1 2 है। अच्छा, माइनस का 2 है तो माइनस 2 बार क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस x3 हमारा कितना है 3 है, और y1 कितना है, y1 -2 है, और y2 कितना है 1 है, तो -2 -1। इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब कुछ नहीं करना, सॉल्व करना, ये इधर पहले ही चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। अंदर क्या बचा 7
अच्छा 7 से 7 एकम 7 माइनस 7k प्लस 5k 5 दूना 10 फिर 3 हो जाएगा तो -3 -3 का गुणा माइनस का 9। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, इधर बराबर में 0 है, मैं अचर पद को जोड़ लेता हूँ। -7k से 5k जाएगा तो माइनस का 2k बचेगा। 7 10 7 17, 17 से 9 जाएंगे कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक, प्लस का 8 बराबर 0। अब 2k उधर भेज दें तो बराबर 8, तो काटोगे कितना आ जाएगा 4, तो k बराबर 4। तो k जब फाइंड करेंगे कितना आ जाएगा 4। अब इसका जो दूसरा है आप आराम से निकाल लेंगे। दूसरे बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं 8, 1 k, -4 और 2, -5, ये भी कर लेंगे। फिर तीसरा सवाल जो है हम कल बताएंगे ही, और आप अगर आज लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मैं इसको भी बोल दे रहा हूँ, कैलाश सर का भी काम बता रहे हैं तो मैं इसको बोल देता हूँ, आपको लगाने की इच्छा होगी तो लगाइएगा, अन्यथा हम कल की क्लास में इसको कराएंगे, क्योंकि 3 और 4 5 बचेंगे, फिर आपकी ये समाप्त हो जाएगी, फिर हम लोग त्रिकोणमिति की ओर अग्रसर होंगे। सवाल है कि शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 को 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात। तो पहले उसका निकालना, फिर मध्य बिंदु को निकालने के लिए x1 + x2/2 y1 + y2/2 करके तीनों निर्देशांक निकाल सकते हैं। दोनों का निकाल लीजिए, फिर दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, आ जाएगा। ठीक, बहुत ज्यादा कठिन काम आपके लिए नहीं है। तो मैं आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि नहीं लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप लोग लंबी वीडियो देखना भी कम पसंद करते हैं। तो हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में, 3 4 5 सवाल करा देंगे, फिर हम लोग त्रिकोणमिति की ओर अग्रसर होंगे। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज के लिए शुभ रात्रि।